Okay, so good evening to all of you. Uh, we introduced the topics yesterday and we introduced the concept of SM and economics yesterday. So let's now get on to the real action. आप सबके पास नोट्स कुछ जगहों पे मुझे दिख रहे हैं, बच्चों के हाथ में बुक्स. How many of you have? Okay, so कहीं ना कहीं हर टेबल पे एक आध दो बुक तो हैं. So I can refer it. उससे ज़्यादा होंगी. Fair enough. ऑनलाइन वाले बच्चे आई थिंक वो ग्रुप में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने हाउ टू ऑर्डर द बुक्स एंड गेट इट डन. सो एज सून एज यू गेट इट डन इट विल बी गुड फॉर यू. मैं साथ में बुक के साथ चलूँगा. मैंने कल ही बोला आपको कि योर बुक इज 100% बेस्ड ऑन द मॉड्यूल ऑफ द ICAI. सो रीडिंग द बुक एज वेल एज डूइंग दैट इट्स वन एट द सेम थिंग. ओके, बुक की एक खास बात बता दूं. बुक में हम टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने वाले. एंड द गुड थिंग अबाउट बुक इज कि बुक जब आपके हाथ में मिलेगी तो उसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह खाली जगह, दोनों पेज में खाली जगह मिलेगी आपको. एंड दैट ब्लैंक स्पेस इज मेंट फॉर यू टू मेक योर ओन नोट्स. क्लास में जब हम डिस्कशंस करेंगे तो आपको लगेगा कि जो एग्जाम्पल सर ने दिया है, जो कॉन्सेप्ट सर ने बताया है, जो कंपनी का रेफरेंस दिया, दिस विल हेल्प मी टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. सो दिस विल allow you to write something and no separate copy is needed for SM. सेपरेट कॉपी में आपकी इकोनॉमिक्स में बनवाऊंगा. इकोनॉमिक्स में क्या है, वो थियोरेटिकल रहता है ना, तो उसमें खुद अपने हाथ से लिखते हैं कुछ चैप्टर्स. आप और मैं क्लास में हाथ से लिखेंगे बैठ के, अपनी कॉपी बनाएंगे पूरी. उसमें SM में समझना ज़्यादा है. मैं लिखने का बर्डन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आपको समझने का बोलो एंड देन यू कैन मेक योर पैरेलल नोट्स. 8 चैप्टर्स हैं जैसे कल बात की थी. दीज आर द 8 ones. Introduction to SM, Dynamics of Competitive Strategy, SM Process, Corporate, Business and Functional Level, Chapter 4, 5, 6, Organization and Strategic Leadership, and last one is Strategy Implementation and Control. हम ये 8 चैप्टर्स करने वाले हैं. अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो प्रॉब्लम क्या है, आपकी इंस्टीट्यूट और मेरी इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दिया है वो सबको बराबर देके छोड़ दिया है. अगर आप उनका PDF देखोगे ना, एलोकेशन ऑफ मार्क्स का, तो वो 10 से 12% और 12 से 15% के बीच में सबको उन्होंने अलॉट कर दिया. तो हम फंस जाते हैं, ये नहीं कर पाते कि इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें. लेकिन मैं एक लॉजिकल एंगल से बता दूं आपको, हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार चलने वाला है. इंट्रोडक्शन टू SM, ये चैप्टर 1 इंडिपेंडेंट है. फिर एक चैप्टर 1 के अंदर आपको एक पिरामिड सिखाएंगे हम लोग. वो पिरामिड का लॉजिक क्लास के दौरान बात करूंगा. चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ये है. चैप्टर 2 ये आएगा, पूरे पिरामिड को कवर करेगा. टैक्टिक्स मतलब वो एनालिसिस के एंगल्स देगा. चैप्टर 7 इज सेपरेट, मतलब चैप्टर 7 जेनेरिक लीडरशिप और उसकी बात करता है. फिर चैप्टर 8 वापस आके इंप्लीमेंटेशन की बात करता है, जो पूरे लेवल्स की बात करते हैं. सॉरी, चैप्टर 8. और इसके बाद चैप्टर 3 जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आप मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर में समझ जाओगे, लेकिन उसी को डेकोरेटेड भाषा में अच्छे से डेकोरेट करके लाइन बाय लाइन बोलते ना, आंसर लिखने का मसाला, हमारी वोकैबुलरी कैसे बनेगी, तो वो चैप्टर 3 है. तो चैप्टर 3 कुछ भी नया नहीं सिखाता. चैप्टर 3 क्या करता है, जो जो आप पढ़ के मेरे साथ आ रहे हो उसको डेकोरेटेड इंग्लिश में कैसे लिखना. सो इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी टू राइट. सो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है. क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके, फेयर इनफ. Let's come on to chapter 1. It's the introduction to SM. Okay. 4 शब्दों का जवाब आप ढूंढ के दीजिए मेरे को. सबसे पहले पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, स्टेप्स और मेथड. ये 5 वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने 12th में जैसे तैसे गोल गोल घुमा के मिक्सअप करके लिखा है. पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप्स, मेथड. क्या होती है ये चीज? ये पढ़ाने आया था, ये पूछ रहा है हमसे.
आप ट्राई कर सकते हो, और मेरी क्लास में गलती करने की पूरी इजाजत है ताकि हम में गलती ना करें, और ये वो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है जो हमको तकलीफ देते हैं. सो आई रिपीट अगेन, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप, मेथड. बिकॉज मैं जब तक पॉलिसी वर्ड नहीं समझाऊंगा तब तक मैं स्ट्रैटेजी पे जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको ये सब सिखाना है. पॉलिसी, मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, ये मेरे चैप्टर का ओवरव्यू है. तो वो हिंदी अनुवाद नहीं चाहिए मुझे, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, वो एक आध लाइन 2 लाइन जो तुम कभी आंसर में लिखने की कोशिश करोगे. सी यू कैन डू मिस्टेक्स, प्लीज ट्राई. पॉलिसी इज अ स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग वर्क. नो सुमन बेटा. प्रतिष्ठा सेज पॉलिसी इज जनरल प्रिंसिपल, हाउ डू वी वर्क. शिवम सेज पॉलिसी मतलब सर पहले से प्री डिटरमाइंड एक्शन, वो तो प्लानिंग होती है. ओके, वसुंधरा बोल रही मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूँ, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये कलर दिख रहे नोट्स बेटा, उनके रंग की ज्यादा जरूरत है, मेरे रंग की कोई जरूरत नहीं है. ध्यान नोट्स पे दो. जी बताओ साहब. गाइडलाइंस. हाँ दोस्त, आप क्या बोल रहे थे पीछे से? हाथ खड़ा करके आप बैठ के बोल सकते हो, बस बुलंद आवाज चाहिए. हाँ ओके, हम लोग कितना ओवरलैपिंग हो जाते देख लो, और स्कूल में हम कैसा लिखे होंगे हमको अब अपन समझ रहे हैं. मैंने कल भी बोला था ना कि सारा खेल इस बात का है, जो यहां है वो यहां से निकलना चाहिए, और यहां जितना है अगर उसका 50% भी यहां से निकल के आ गया तो सीए आसान है, नहीं तो मुश्किल है. और ये बार बार बोलूंगा, तुम इतने डफर नहीं हो कि 50% नहीं ला सकते. राम जाने क्यों मेरे बच्चे जो अच्छे खासे नंबर लाते हैं, फाउंडेशन क्लियर करते हैं, कुछ ऐसे भी बहादुर जिनने 12वीं अभी दी और अभी इंटर में आके बैठ गए. आई थिंक आई हैव 2 वॉरियर्स. हाँ वो रहे मेरे दोनों बच्चे, आप दोनों ना. दे अपीयर्ड फॉर 12th इन मार्च. आप में से और भी कोई है क्या ऐसा? अरे क्या बात है भाई, सैल्यूट आप सबको. मेरे को इन दो का पता था, मैं इनको जानता था इसीलिए. बट आप सब इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो, तो अब थोड़े से डायरेक्शन सही पकड़ोगे तो अच्छा रहेगा ना. तो ये बम आया भैया, अब फोड़ फट फट तो नहीं जाएगा भाई. मैं बीवी बच्चे मेरे, अरमान बाकी मेरे अभी भाई. कल भी बोतल फेंकी थी एक ने, कल से डर लग रहा मेरे को. अब ये बोतल धीरे से खसक के आ गया ये, और ये
उसी की है। जीना चाहता हूं भाई मैं। अच्छा भाई उठा के दे दे यार उसे। एक तो स्टील की बोतलें दिखती भी वो मिसाइल जैसी ही हैं। चलो मैं ना 2-3 सेंटेंसेस बोलता हूं और हम सीखे हैं कि हम छोटे शब्दों के साथ कितना हेर फेर करते हैं। और आप लॉ पढ़ रहे हो, आपको मालूम है मे और शैल में ही कितना अंतर है। पॉलिसी, guiding principles which decide how do we behave and act is a policy, and under a policy there can be various methods. मैं इसका एग्जांपल दूंगा पूरा, आपको सब कनेक्ट हो जाएगा। There can be various method and each method will have a set of procedures, and a procedure is a collection of steps, and those steps follow a rule. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप पढ़ते हो तो आप बोलते हो देयर इज अ डिस्काउंट पॉलिसी, देयर इज अ क्रेडिट पॉलिसी। नोबडी सेज देयर इज अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी, देयर इज अ क्रेडिट रूल। पॉलिसी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हाउ डू वी बिहेव एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। आप मेरे बहुत बड़े कस्टमर हो, मेरी दुकान पे आए, मैं कपड़े बेचता हूँ, आपने 40,000 रुपीज के कपड़े खरीदे, मेरा एवरेज ड्रेस ही कम से कम 1,000-1,200 का, तो यू बॉट अराउंड 20-30 ड्रेसेस फ्रॉम मी। So my policy is no exchange, no returns. Next day morning और evening you come back and say sir 30 कपड़ों में से 2 में साइज छोटा आ गया, इसका बड़ा साइज दे दो। तो बोलूंगा no exchange, no return. Is this good thing from my side? मैं बोलूंगा मेरे क्रेडिट रूल है या वो एक्सचेंज रूल है। भाई 30 कपड़े लेके गया हूं तुमसे, 40,000 का बिल बना है, पैसे वापस नहीं मांग रहा हूं, साइज चेंज करने को बोल रहा हूं कि इतने कपड़ों में भूल गए। सो ही विल बी आई विल बी फ्लेक्सिबल इनफ। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप साइज चेंज कर लो। तो पैसे तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस कस्टमर के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा कस्टमर है ना। बट मेरा जनरल गाइडेंस क्या है मेरी टीम को, वी विल नो रिटर्न नो। तो एक्सचेंज और रूल में अंतर है ना, पॉलिसी और रूल में। हेलो, ग्राहक बनाए रखना स्ट्रैटेजी है, पर ग्राहकों की हर ख्वाहिश को पूरा न करना ताकि ग्राहक मजे ना ले लें, ये पॉलिसी है। हेलो, नाउ इसको अकाउंटिंग से जोड़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एज पर गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस आई शुड डिस्क्लोज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन माई नोट्स टू अकाउंट्स। So which accounting policy I have selected? So there are 2 accounting policies available, 2 valuation methods available. What? Valuation method. A method is a set of procedures performed, and every procedure is a set of steps performed. So there are 2, FIFO and weighted average cost. Whichever I select, let's say if I select FIFO, so how will I calculate? Now calculation of FIFO is a method, and the method has to be performed in a particular way which is called procedure, and under that procedure there are multiple steps. Hello, समझा? सबसे बड़ा क्या? पॉलिसी। पॉलिसी स्टेप्स बताता है या गाइडेंस का दायरा सेट करता है? गाइडेंस का दायरा सेट करता है। उस पॉलिसी के अंदर हम एक आध मेथड सिलेक्ट करते हैं, और उस मेथड को सिलेक्ट करके हम उसे प्रोसीजर्स पे ले जाते हैं और प्रोसीजर सेट करते हैं। और प्रोसीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स। हेलो, आयो नहीं आयो, समझा? डेप्रिसिएशन, आपने बिजनेस प्रोफेशन में ब्लॉक ऑफ असेट पढ़ा है क्या? अभी नहीं पढ़ा। जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप दे के बैठे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। कहाँ है वो? बाकी इधर होंगे। ओके, हाँ। तो डेप्रिसिएशन, अच्छा चलो डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करा कि नहीं कभी ना कभी? कैसे कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी मेथड्स यू हैव? जनरली 4-5 बहुत सारे थ्योरी में है, चलते 2 ही हैं, WDV और। सो सिलेक्टिंग डेप्रिसिएशन इज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग
पॉलिसी, सिलेक्टिंग डेप्रिसिएशन प्रोसीजर और डेप्रिसिएशन मेथड. नाउ मेथड हैज गॉट अ प्रोसीजर. अगर मैं WDV पे चलता हूं, कैल फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस, अंडरस्टैंड एनी एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर or any deletions during the year, then find out the closing balance, apply the rate of depreciation at the end of the year, reduce that amount from the asset value, and then the net WDV will be shown. अब ये जितनी, ये क्या बोली, ये सब क्या बोली मैंने, ये स्टेप समझे? और रूल क्या है, WDV से डेप्रिसिएशन कभी भी असेट की कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता. अभी समझा क्या? हेलो. तो पॉलिसी lays the ground, it gives you the daira, it gives you the limits. Under that policy you have a method, under method there is a procedure, under procedure there are steps. अभी क्लियर क्या? पक्का? अगले पेज पे देखो, सबसे पहले यही दिखाता हूं, ये रहा स्क्रीन पे. अगर बुक नहीं है स्क्रीन रेफर करो. जी आया समझ में? सर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बट स्ट्रैटेजी की जब डेफिनेशन और पॉलिसी के बारे में कोई डिफरेंस पूछेगा तो पता होना चाहिए. ये हम शुरू में थोड़े गाइडिंग पॉइंट्स अपने तैयार कर रहे हैं. पॉलिसी और स्ट्रैटेजी, तो अब मेरे को आप बताओ पॉलिसी, अब अपन देखो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने आपको पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का डिफरेंस बताया अभी. चलो ठीक है. Now, how do you differentiate strategy? Strategy is a regular thing or a situational decision. So, situational decision taken keeping into mind the facts and circumstances of the case is called a strategy. बराबर? So, strategy can be made at what levels? Lower level, mid level, high level or all levels? All levels. Very good. आइए जरा पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के डिफरेंस को समझते हैं. आपके मॉड्यूल में जब आप जाओगे तो उन्होंने पॉलिसी कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, पहले बिजनेस पॉलिसी पढ़ाया जाता था, फिर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था. अब बिजनेस पॉलिसी और मैनेजमेंट उतना रेलेवेंट नहीं रहा, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, हर ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट, कॉम्पिटिटर, डायनामिक सब अलग अलग हैं. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो आप अभी, ये आपने पढ़ा है FM में थोड़ा बहुत. एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है इतना बता दो. वर्किंग कैपिटल मतलब जो पहले दिन से पैसा लगाया हुआ है वो, या जो अभी रेगुलर धंधे में रोटेट हो रहा है, जो रेगुलर रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल आया ना. तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी पॉजिटिव फिगर आता है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है. सोच के जवाब दो. करंट एसेट में क्या आता है? स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. क्या होता है? तो अगर करंट एसेट 5 करोड़, वो करंट लायबिलिटी 2 करोड़, तो 3 करोड़ का वर्किंग कैपिटल.
गुड और बैड? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, अच्छा जो मन में पहला ख्याल आ रहा ना वो देखो, मैं फिर बोल रहा हूं आप गलती करने के लिए स्वतंत्र हो। मन में पहला ख्याल आता है सर गुड, हाँ आता है तो आता है ना, उसमें क्या। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स बैड? ओके, एक्चुअली इट्स बैड। मैं मेरा पैसा लगा के धंधा कर रहा हूं, जितना मेरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी मिनिमाइज्ड होगा उतना मैंने, देखो डेटर को मेरे पैसे दिए हुए, मैंने स्टॉक में मेरा पैसा लगा है, मैंने दुनिया को उधार दिया है लेकिन दुनिया मुझसे कैश ले जा रही है, मेरे क्रेडिटर्स कम है, बिल्स पेबल कम है, इसका मतलब मैंने पब्लिक का पैसा कम यूज किया खुद का, और जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा उतना आरओआई कम होगा। अरे बाप रे, ये तो सब चीजों पे पूछ रहा है, सारी चीजों पे बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले टैक्स पे बात कर रहा था, अकाउंट्स पे बात कर रहा था, अभी एफएम पे बात कर रहा हूं, ऐसा मैं रोज करूंगा। रोज शाम को लुटा पिटा दुखी यारा बच्चा मेरा बोलता यही कमी थी, अब ये अलग आके पीछे लग गया। लेकिन जब तक सबको समेट के डिसीजन मेकिंग में नहीं लाओगे तो क्या सीखा फिर। चलो एयरटेल या आइडिया या वोडाफोन या जियो, किसी का भी नाम ले लो, इनके मेजर कस्टमर्स प्रीपेड है पोस्टपेड है? चलो इसमें पूछ लो, कितने बोलते प्रीपेड है, कितने बोलते पोस्टपेड है? एक्चुअल में यही प्रपोर्शन है प्रीपेड पोस्टपेड का। %96 कस्टमर आर प्रीपेड एंड 4% आर पोस्टपेड। ऐसा सब जगह है, क्योंकि पोस्टपेड में क्या कंपनी को डर लगता भाग जाएगा ये, तो वो बहुत सोच समझ के कनेक्शन देते। प्रीपेड में पहले पैसे ले लिए, तुम यूज करो यहाँ 96%। ना एक मिनट अला 40 करोड़ कस्टमर है एयरटेल के अभी, कितने, और एवरेज रिचार्ज पर मंथ कितने का है? सब जने 200 मान रहे हो, राउंड फिगर 200 रुपए महीना, और आप सब लोग जनरली महीने का करवाते हो या 3 महीने का एक साथ? 3 महीने वाली टेंडेंसी कितनों की है? हाथ खड़ा करो, उसमें क्या है। जो पोस्टपेड है वो तो बोलते हमको तो पता ही नहीं है ये क्या होता है, आई एम वन ऑफ देम। तो बट 40 करोड़ कस्टमर का एक कैलकुलेटर भाई, 40 करोड़ इंटू 95% होता 380 करोड़। 380 करोड़ एवरेज 600 रुपए मान लो 3 महीने का, इसे ज्यादा ही हो गया अब तो 750। चल 38 इंटू 750 कर दे बस, 380 इंटू 750। अब तू गिन के बता मेरे को। $28,500 करोड़ का रेवेन्यू रिचार्ज के डे 1 मिलता है, सर्विस अगले 90 दिन देनी है। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी पहले ये बताओ। खबरदार कोई कैश बोला तो मतलब अब मतलब इंटर में नहीं चलेगा ये। हो फाउंडेशन में सबने कर लिया कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, फिक्स एसेट टू कैश, फिक्स एसेट टू कैश, अब नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो कर दिया मैंने, टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, और हर महीने के एंड पे 9,500 करोड़ रुपए, कितने 28,500, तो 28,500 करोड़ में 9,500 करोड़ एक महीने का रेवेन्यू जो 30वें दिन रिकॉग्नाइज होगा। हेलो, बैंक डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर असेट हुआ या लायबिलिटी हुई? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। मित्तल जी को आपका मैसेज दे दूंगा कि आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। अब 9,500 करोड़ मतलब प्रैक्टिकली 28,500 करोड़ तो मेरे पास डे 1 पे आ गए। क्या करूं इसका? क्या करूं? अच्छा, तुम टेलीकॉम के धंधे का कभी पीएनएल सोचे हो? जीवन खत्म ही नहीं हो रहा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेजेस और फ्रेट इनवर्ट सब हारी नहीं निकल रहे हो।
इंडिया का 674% तो जीडीपी की अकाउंटिंग नहीं करते हो तुम लोग। सर ये सिखा रहे हो या ले रहे हो हमारी, क्या कर क्या रहे हो आप? ये बच्चे दो तो कंफ्यूज रहते, बोले ये पढ़ा रहा है या मजे ले रहा है या समझा रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है सब। 14% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, ठीक है। 60% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। तुम और मैं जितनी मेहनत करते ना अकाउंटिंग की, वो 24% जीडीपी की है। रोजगार मिलता नहीं है वहां इतना। कड़वा है पर सच्चा है। तो शुक्र मानो एक आध सब्जेक्ट ऐसा जो तुमको आके बीच में से शेकअप कर रहा है, जाग रहे हैं, बहुत कुछ और करना है। 28,500 करोड़ मेरे बच्चों पर क्वार्टर आ रहे हैं मेरे पास, मतलब मेरा एनुअल टर्नओवर ही 1,14,000 करोड़ है। और मेरे पीएनएल में खर्चों के नाम पर रेंट टावर लगाने का, और टावर के नीचे जो रखा हुआ जनरेटर और उसके आसपास के चौकीदार के अलावा मेरा खर्चा क्या है? तो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है टेलीकॉम कंपनी में, रिपेयर मेंटेनेंस टीम है मानता हूं, और कस्टमर केयर है, और क्या है? लाइसेंस फी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर भी तुमको लगता है अच्छा रेकरिंग कॉस्ट क्या है इनके अलावा, और ये रेकरिंग कॉस्ट वर्सेस द अमाउंट ऑफ रिचार्ज विच दे रिसीव, इज दिस ग्रेट कॉस्ट, बिग कॉस्ट और वेरी स्मॉल अमाउंट? जी बेटा, कमीशन पेड टू होम, नाउअडेज यू डू ऑनलाइन रिचार्ज, नोबडी गेट्स अ कमीशन, वो दुकान वाले का कमीशन चला गया। ऑल द जो भी पेमेंट गेटवेज हैं उनके थ्रू आप चार्ज करते हो, कितना कमीशन देता होगा वो उनको? और एयरटेल बोलता मेरी ऐप से खुद रिचार्ज करो। अभी तो उल्टा हो गया है, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाले बोलते रहते हैं उनको हमारा ऐप, हमारा डेबिट कार्ड तो लिस्ट कर दे। हाउ डू यू थिंक देयर आर ग्रेट एक्सपेंसेस इन बिटवीन? सो व्हाट विल बी द ग्रॉस मार्जिन, गुड और बैड? गुड, एंड आउट ऑफ दैट ग्रॉस मार्जिन दैट्स कॉल्ड एबिटा, earnings before interest, depreciation, tax, amortization. Am I too fast on all the topics? चलने दूं? मतलब दिमाग में एक्सरसाइज हो रहा होगा अंदर अंदर, अच्छा ये भी सोचना है, ये भी सोचना है, ऐसा भी सोचना है। ऐसा चाहिए या सत्यनारायण का कथा लाइन बाय लाइन है? क्या सत्यनारायण कथा चाहिए या ऐसा डिस्कशन चाहिए? डिस्कशन करना पड़ेगा, नहीं तो जंग लग जाएगा। अभी 28,500 करोड़ में से लेस खर्चे करता हूं, मेरा इबिटा आता है। इबिटा इज ग्रॉस प्रॉफिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, अमोर्टाइजेशन। पिछली बैच में वाला इबिटा तो बोलते मेरा अड्डा, इबिटा। बताओ, ये पब्लिक भी मस्त हो रही है। तो उसमें से तुम टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस करो, गजब मार्जिन हैं, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी की बातें आगे करूंगा। ये जो कैश आ गया है मेरे पास, इसको ढंग से इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस है। कैलकुलेटर चला जरा, 28,500 चला जा रहा है इंटू 1 करोड़, 1 करोड़ आया, इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय 30, पर डे का लॉस है। मैंने क्या करा, 28,500 करोड़ इंटू 6% नॉर्मल गवर्नमेंट एफडी रेट डिवाइडेड बाय 12 महीने डिवाइडेड बाय 30 डेज, पर डे का इतना लॉस है। वेलकम टू बिजनेस, वेलकम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। अभी 4 करोड़ 75 लाख का लॉस बचाने के लिए 10-10 लाख के 10 सीए रखूं ना, एक दिन की बचत में साल भर के सीए मिलेंगे। और बच्चा अलग खुश हो के इंस्टाग्राम पे ज्वाइनिंग एयरटेल। गेम बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड थॉट आता ना तो समझ में आता है बस दुनिया क्या कर रही है और क्या गेम खेल रही है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आधार
लिंक करे खुद के अकाउंट्स। रियल केस है जो मैं बता रहा हूँ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इको, कोमल किशोर जी इको तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं। पता नहीं जी कौन सा नशा। ये हमारा फिक्स गाना है, मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे जानते हैं। कहाँ है मेरे फाउंडेशन वाले, देखो तो देख। हाँ, ये हम लोग का फिक्स है। कोई भी बहका हुआ जवाब देगा तो मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं, म्यूजिक, सब चालू हो जाते हैं, पर एक ही लाइन गाते हैं हम लोग बस, ये वाली, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो उससे समझ पड़ जाती दूसरे को, भाई क्या ही हो गया मेरे से। चलो ठीक है। तो कोमल किशोर जी, अच्छा आप बोले मिस टाइप, ये बढ़िया बहाना है ऑनलाइन वालों के पास, मैं बता रहा हूं आपको। इनसे जवाब मांगो, सर नेटवर्क आउटेज, सर कनेक्शन इशू। चलो वाह ठीक है। व्हाट वाज आई सेइंग, मैं बुला दिया यार इसने इको बोल के। पेमेंट्स बैंक, अनजाने में क्या हो जाता सुनना। एयरटेल ने पेमेंट्स बैंक चालू करा और पेमेंट्स बैंक बाय डिफॉल्ट आपके एयरटेल में आ जाता है आजकल। अगर आप कनेक्शन लेते हो ना, हम एयरटेल यूजर, पेमेंट्स बैंक में वो करता है। अब चक्कर क्या है, भारत सरकार गैस की जो सब्सिडी है वो आधार लिंक्ड अकाउंट में देती है। अब एयरटेल ने क्या करा, अपने पेमेंट बैंक में आप सबका खाता बाय डिफॉल्ट खोलने की कोशिश करी। तो सबका आधार अपडेट जैसे ही मारा तो गैस सब्सिडी पेमेंट करते समय भारत सरकार की जो कमांड होती है जिससे पेमेंट सब्सिडी का जाता है, उसमें आधार सबसे लेटेस्ट अकाउंट से जो लिंक्ड है वहां जाता है। एक महीने के अंदर एयरटेल की पेमेंट्स बैंक में 1200 करोड़ हो गए थे। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की चमक है, ये क्या हुआ एकदम। तो उनको बाद में समझ पड़ी कि इनसे ये ग्लिच हुआ है, और उस ग्लिच पे गवर्नमेंट ने उनकी बैंड बजा दी। बोले आम जनता के गरीब का पैसा तुम कैसे ले गए। बोले हमने आधार अपडेट किया। बोले नॉट परमिटेड, तुमने डायरेक्ट परमिशन कहाँ ली अभी तक कि तुम्हारा पेमेंट खाता खोलूं या नहीं खोलूं, केवाईसी कहाँ है सेपरेटली फॉर दिस। इशू इतना बड़ा हो गया कि एयरटेल के ऑपरेशंस हेड को रिजाइन करना पड़ा था नैतिक ग्राउंड पे। तो चाल हर बार चलोगे सक्सेसफुल होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। सर ऐसा करोड़ों की बातें करके अच्छा लग रहा, मतलब थोड़ा सा आप समझो क्या हो रहा है दुनिया में। सो आओ अब पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच डिसाइड हाउ डू वी बिहेव एंड एक्ट एज अ पॉलिसी, और वो होता है सिचुएशनल डिसीजन टेकन कीपिंग इनटू माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। स्कोप, दायरा कौन सेट करेगा, पॉलिसी। स्ट्रैटेजी क्या करेगी, विद इन द स्कोप ऑफ पॉलिसी स्ट्रैटेजीज विल बी प्रिपेयर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद इन द स्कोप ऑफ पॉलिसी स्ट्रैटेजीज विल बी प्रिपेयर्ड। जैसे हमारी पॉलिसी, वी विल नॉट ब्राइब, वी विल नॉट टेक अ शॉर्टकट, सो ऑल द स्ट्रैटेजीज विल बी बेस्ड कि सब लॉ को फॉलो करते हुए चलना है। बहुत सारे बच्चे, मैं एक सिंधी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं छोटे शहर में इंदौर में पढ़ा हूँ, तो मेरे मन में क्या था, कुछ भी नहीं होता, लिए दिए बगैर कुछ नहीं होता जीन दुनिया में, हर जगह पैसे का लेन देन दोगे तो ही काम होगा, ऐसा कितनों को लगता है। मैं बिंदास, सर हमने तो यही देखा है। नहीं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, दिस इज डिमीनिंग। मैंने पूछा कि बिना कुछ लिए दिए काम होता है कि नहीं दुनिया में, ऐसा होता है नहीं होता है। ओके, मैं भी इसी बिलीफ के साथ ऑडिट करने गया जब मैं पीडब्ल्यूसी और डेलॉइट में था, और उन्होंने मेरे को डाला मेरी ड्रीम कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या, वहाँ 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की परचेज होती है, वो इतना बड़ा काम करते हैं वो लोग। तो मैंने खूब मेहनत करके ढूंढा कि पैसे कैसे देते हैं सरकारी अफसरों को। मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी के स्फीयर और पॉलिसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसीलिए मैं इतनी बात बोल रहा हूं। मतलब पक्के से बॉस पेमेंट तो होता होगा, ऐसे तो फैक्ट्रियां और बड़े उद्योग चलते नहीं, क्योंकि हम क्या सोच के बड़े हुए पता है, उद्योगपति बने हो मतलब तुम्हारे अंदर जुगाड़ करने की क्षमता है, सबको खुश रखने की आदत है, तुमने सबको सेट किया है। ये हम लोग का थॉट प्रोसेस है। 4 कम्युनिटीज हैं हम लोगों की, सिंधियों की, बणिये, गुजराती और मारवाड़ी, and at times Boras also.
लेन देन करे बगैर तो काम होगा नहीं भैया, ऐसा हम सोचते हैं। और बड़ी कंपनी के साथ दूसरे चैलेंजेस है, वो मैं बताता हूँ। उनका एक परचेज मैनेजर थे मिस्टर अंकुर, ही वॉज हैंडलिंग परचेजेस वर्थ 20,000 crores। आई वॉज ऑडिटिंग द परचेज डिपार्टमेंट एंड आई, वहाँ पे एक बहुत अच्छा कल्चर है, काम के टाइम काम, लंच पे सब साथ बैठते हैं, कैंटीन होता है, अपना अपना वहाँ पे लंच सर्व होता है, यहाँ पे अपना टिफिन खोल के खाओ और बैठ के बातें कर सकते हैं। मतलब टेबल अक्रॉस वो भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, और क्या हालचाल है, हाउ अबाउट योर फैमिली, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब बिल्कुल इतना कूल कॉन्वर्सेशन होता है। मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर 10 days इन हिज डिपार्टमेंट, ही न्यू मी। दीपक लेट्स हैव लंच टुगेदर, मैंने व्हाई नॉट। बैठे, कहाँ से हो, मैंने इंदौर मध्य प्रदेश से। ओ मैं भी भोपाल रहा हूँ, और कैसे हो, क्या हो, मैंने बोला ऐसा है। बोले अंकुर डू यू माइंड आई आस्क यू वन थिंग, बोले क्या, बोले ऑडिट का सवाल अभी लंच में मत पूछना। मैंने नहीं नहीं, मैंने बोला यार मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, पता नहीं चल रहा कि तुम लोग पैसे कैसे देते हो सरकार को। बोले टैक्स। मैंने नहीं नहीं नहीं, वो रिश्वत। वो हंसने लगा, बोलता यार तुमको भी ऐसा लगता है। मेरे को भी, मतलब बोले सबको ही ऐसा लगता है। मैंने फिर आप बताओ, बोले रिपोर्ट तो नहीं करोगे। नहीं नहीं, तो आपस की बात है। बोले यार मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल में जब मैं रहा था ना कंपनी के काम से, तो मैंने भोपालियों को देखा, भोपालियों भाषा बहुत मजेदार होती है। हाँ, उनका एक एक्सेंट अलग होता है। मैंने बोला हाँ। बोले यार उसको गलत सेंस में मत लेना अगले सेंटेंस को जो मैं बोल रहा हूँ, और यही मैं आप लोग को भी कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गर्ल्स ऑल्सो सिटिंग हियर, बिकॉज इट इज टारगेटेड टू विमेन बट नॉट इन द रॉन्ग सेंस, प्लीज विद ऑल द ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द गर्ल्स अराउंड हियर। बोले यार एक कहावत सुनी है तुमने भोपाल में? बोले क्या? बोले भोपालियों की एक आदत होती कहने की, हसीना तुम्हारा हुस्न तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। हसीना का हुस्न उसकी सबसे बड़ी परेशानी। तो जो सेंटेंस बोलते तो थोड़ा बॉर्डर लाइन सेंटेंस लगता है कि क्या बदतमीजी है ये। बोले हम इंसानों की टेंडेंसी क्या है कि कोई महिला जब सामने आएगी और वो बहुत सुंदर होगी, तो वो कितनी समझदार, कितनी एलिगेंट, कितनी मैनरिज्म में कोई नहीं देखता, सब जने उसको पहले ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। और बोले ये ह्यूमन रेस की प्रॉब्लम है, तुम्हारी मेरी नहीं है। द प्रॉब्लम, इसको इंग्लिश में बोला फिर उसने, द प्रॉब्लम विद द ब्यूटीफुल वुमन इज दैट नोबडी लुक्स एट हर इंटेलेक्ट, एवरीबडी लुक्स एट हर फिगर एंड ब्यूटी ओनली। बोले यहाँ हसीना है हमारी कंपनी और हमारी फैक्ट्री हमारा हुस्न है। एनालॉजी देखो सामने वाले की। बोले एक फैक्ट्री पे कम से कम 20 सरकारी डिपार्टमेंट लगते हैं। कितने? 20। फैक्ट्री चलाना इज नॉट अ जोक। बोले 150 फैक्ट्रियों पे काम कर रहे हैं तो 3000 डिपार्टमेंट लगे हमारे ऊपर। अगर एक डिपार्टमेंट को रिश्वत दूं ना तो रोज कम से कम 8 को देनी पड़ेगी, तो भी 2920 होंगे। और बोले रिश्वत का प्रॉब्लम क्या है? आज 100 देगा ना तो कल 120 देना पड़ेगा, फिर 120 देगा तो 150 देना पड़ेगा। और ये सब रिकवर तू किधर से करेगा? प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से। और तू मार्केट में कॉम्पिटिटिव कैसे बनेगा फिर? बोले दीपक तुम जैसों की टीम इसलिए रखी जाती है ताकि हमको 1 रुपये रिश्वत देना ना पड़े। हम लोग काम ही ये करते थे, वहां जाके इंटरनल ऑडिट करते थे और पूरी फैक्ट्री के सारे रूल्स रेगुलेशंस चेक करके बताते थे ऑल ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि बड़े उद्योगपति ले देकर आगे बढ़े हैं, लेट मी टेल यू, मैंने आईटीसी ग्रुप में काम किया हुआ है, मैंने टाइटन ग्रुप में, टाटा ग्रुप में काम किया हुआ है, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया हुआ है, इंदौर के भी 2 बहुत बड़े कंपनीज में काम किया हुआ है। They don't bribe. Why they don't bribe? Because they know if they bribe once, it is going to become a regular issue. और फिर आप बड़े लेवल पे काम कर ही नहीं सकते। फिर आप बैठ के डे टू डे। तो बोले साहब आप जैसे पढ़े लिखों को रख के हम धंधे पे फोकस करें, ये ज्यादा जरूरी है ना। Do you really think Aman Gupta from Boat, who is so famous now, has bribed people or he made good products? और उसमें 18% जीएसटी लगता है तो लगे, तुम देने को तैयार हो, वो भरने को तैयार है, उसको लोड ही नहीं लेना है। उसको ये देखना है कि मैं जेबीएल से कैसे जीतूं, उसको ये देखना है मुझे हरमन गार्डन तक कैसे पहुंचना है, उसको ये देखना है कि कोई बंदा शार्क टैंक में आया और वो मेरे जैसे स्पीकर बना रहा था, उसको अक्वायर करूं।
तो ये सोच निकालो कि हर काम ले दे के ही होता है। और जिन कंपनियों में तुम काम करोगे ना, दे डोंट वरी अबाउट टैक्सेशन। ये सब हम सब छोटे शहर में बैठ के यही सोचते हैं, यहां से बचा लूं, वहां से बचा लूं, इसको 25 देना था 10 में काम कर दिया, 15 बचा लिए। ये मारवाड़ियों के, बड़ियों के, सिंधियों के डिनर कॉन्वर्सेशन कैसे होते हैं? गाड़ी कितने में छुड़ाई? मैं 25 में। गधे मैंने 15 में छुड़ाई। अरे धंधे पे ध्यान दे भाई, ये कॉटिंग कॉर्नर्स नहीं होता है। सो ये मत सोचना कि बड़े लोग ले दे के चलते और बनते हैं। जब तक वो ले दे के काम कर रहे हैं वो बड़े बन ही नहीं पाते। समझे? तो ये होती है पॉलिसी। पॉलिसी है वी आर नॉट ब्राइबिंग। सो एवरी स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी आर नॉट ब्राइबिंग। दायरा फिक्स, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं, तो अब इसके अंदर रह के लड़ो, तो पॉलिसी है। यूजेज पॉलिसी डे टू डे डिसीजन मेकिंग में काम आती है। स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना उसमें काम आती है। रेलेवेंस पॉलिसी लॉन्ग टर्म चलती है, स्ट्रैटेजी हर बार आपको नहीं बनानी पड़ेगी। पॉलिसी के अंदर स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट है। यहां पर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से काम करना और हर बार कुछ नया करना है। ये एग्जाम्पल है, नीचे देखो आप, एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए आपको। आया? नहीं आया? आ गया? गुड। चलूं आगे? चलूं? मैनेजमेंट वर्ड समझते हो आप? मैनेजमेंट मतलब कंपनी का मैनेजमेंट। इट्स एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, जो आपने स्कूल में पढ़ा है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर पीपल। ओके, तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ पढ़ो इसका जरा, ये वाला। अरे क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा? ये तो चल रहा है। ओके, सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग दैट वे। मैनेजमेंट एज अ साइंस भी बोलते हैं, और मैनेजमेंट मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिड लेवल, उनको भी वर्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। असीम सर ने 2 दिन हुए वो यूज किया क्या, दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस मैनेजमेंट। तो अभी क्या था फिर 2 दिन? बैकग्राउंड बिल्डिंग। ओके, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस करके एक वर्ड आएगा आप लोग के सामने। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मतलब ऑल द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एक टर्म यूज करोगे तो उस पूरे वर्ड को एक साथ में बोलते द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड, ऐसा। इनसे मिलिए, ये हैं छोटे चाणक्य। ये आपको जगह जगह दिखेंगे मेरी किताब में। जब जब दिखे तो समझ लेना किसी महान आदमी की डेफिनेशन है। होता है ना, ऑथर्स ने डेफिनेशन दी हुई होती है, उसको याद कराने के लिए। अगर अभी बराबर ये चल रहा है तो मैं आपको स्ट्रैटेजी का एक अच्छा सा वो बता दूं, सिचुएशन जो भी अपन ने पढ़ा, पॉलिसी स्ट्रैटेजी, इसको लेकर एक छोटा सा वो मैं बताऊं आपको। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, अदरवाइज आई होप साउंड शैल वर्क। So I'll run the. Have you seen this movie? किस किसने नहीं देखी है? आपका इस वीकेंड का होमवर्क है, देखनी पड़ेगी। ऐसा भी तो टीचर मिले जो ऐसे होमवर्क दे। कहां थे अभी तक?
ओके, इट्स अ 3 to 4 मिनट सीन. समझो आप, उसके अंदर पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह सब है. लिसन टू इट. I hope the voice is coming to online students. हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के हेलो. काल के रणनीति नहीं मानते, उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है. अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे. भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे. सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे. ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे. हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख. खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती. हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी. हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू. त्रिशूल व्यू सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है. इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता. ऐसे व्यू के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे. इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए. मैं सहमत हूं. मेरी अनुमति है. हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है. कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता. बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा. सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा. मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा. दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा. हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा. अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा. उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी. युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर 2 तरफ से आक्रमण कर देंगे. हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम 1 पहर लगेगा. इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए. आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए. अद्भुत. इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा. जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन. महाराज ने सत्य वचन कहा. सत्य है. दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो. भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है. इसे स्वीकार करो. जय माहिष्मते. ओके, सो उन्होंने एक बंदे को पकड़ा, उससे पूछा तुमने सीक्रेट किसको दिए? ऑनलाइन को एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है?
अभी आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? यस, ओके। सो बोले तुमने मेरे सीक्रेट किसको दिए? बोले कालकेय को। ओके, अंदर लेकर आए, अंदर लेकर आया, पूछा कितना सैनिक बल है उसके पास? तो बोले हमारे पास। बोले ना कालकेय के पहले उसने एक्सप्लेनेशन दिया, कालकेय रणनीति नहीं जानते, ये खेत में सांड घुस जाए, यहाँ शहर में कालकेय वीरान बनते देर नहीं लगती। बोले छोटी मोटी बातों से राज्य डरते होंगे, हमारे पास 25,000 सैनिक है, तुम्हारे पास कितने? 1 लाख। 1 लाख। तो वो घबरा जाता उसका पिताजी। और इतने में आपने ध्यान दिया, शिवगामी इशारा करती कि इसको बाहर लेके जाओ, अगर इफ यू हैव सीन इट, ऑब्जर्व्ड इट प्रॉपर्ली, बाहर लेके जाओ। नाउ वी गॉट द इंफॉर्मेशन, इसको बाहर भेजो। अब बोलती है वो कि अब हमें 2 काम करने हैं, हमें अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, ऑब्जेक्टिव 1, शत्रु पर उचित प्रहार भी, ऑब्जेक्टिव 2, हमारी स्ट्रैटेजी, व्यू रचना क्या होना चाहिए। व्यू रचना इस हिंदी में स्ट्रैटेजी। बोले त्रिशूल व्यू। तो बोले त्रिशूल व्यू तो पुस्तकों में पढ़ा गया है, पिताजी उसका बोलता। तो भल्लाल समझ जाता, बोले अगर पुस्तकों में है तो कालकेय भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो क्वालिफाइड तो है नहीं। जैसा पिक्चोरल उनका प्रेजेंटेशन था, तो बोले अवश्य उपयोग करना चाहिए। वो बोलती मेरी अनुमति है, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ चेयरमैन, देयर आर डायरेक्टर्स, बट टॉकिंग टू ईच अदर, एंड देन फाइनली द बॉस इज सेइंग यस लेट्स गो अहेड विद दिस। और उसके बाद क्या बोलता है? बोले हमारे को सुरक्षा करनी है तो कटप्पा आपको कितने सैनिक चाहिए? आपने ध्यान दिया नीचे एक पूरा ग्राउंड बना रखा था, टॉयज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाज बीइंग डन, रिसोर्सेज वाज अलोकेटेड 5,000, तो 5,000 इसको दो। बोले उत्तर दिशा मेरी, दक्षिण दिशा मेरी। फिर धीरे बोला उसने कि हमको गुप्त सूचना मिली है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन, दैट वो आधी सेना को आगे करेगा, बाकी पीछे रहेगा वो। तो बोला मैं उचित समय देखकर वो ऐसा व्यू बना के चलना पड़ेगा। आप फिल्म देखोगे ना, यू मस्ट अप्रिशिएट कि उसने फिल्म में ऐसा शॉट भी दिखाया कि बाकायदा त्रिशूल बन रहा था। मतलब मैं स्ट्रैटेजी में उसको इतनी अच्छी चीज मानता हूं कि आपके नोट्स में भी रखा है मैंने उसको, त्रिशूल व्यू। और बाकायदा वो ऐसा हुआ था, मतलब फिल्म में तो बहुत ब्यूटीफुली दिखाया उन्होंने, ये उसका मॉडल है जिसको उन्होंने काम किया था ना। अंडरस्टैंड, यू अलोकेट रिसोर्सेज, यू प्लान, बट स्ट्रेटेजीज मे बी सक्सेसफुल, मे नॉट बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। फिल्म में अगर आपने आके देखा है तो एग्जैक्टली जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में वो लोग हावी हो गए थे, उनका सुरक्षा का चक्र टूट गया था, और फिर वो वापस जीते उससे। सो इट हैपेंस व्हेन यू प्लान, एवरीथिंग डजंट हैपन्स एज पर द प्लान। सो यू नीड टू ऑलवेज हैव अ प्लान बी, प्लान सी। आपको अपने वैकल्पिक तरीके तैयार रखने पड़ते हैं। रणभूमि में कुछ दिन लड़ाई लड़नी है, सरहद पे आपको एक बार लड़ाई लड़नी है, बिजनेस वर्ल्ड में रोज लड़ाई लड़नी है। मेरा प्रोडक्ट कोई ना कोई कॉपी करेगा, फिर मैं क्या करूंगा? उसको कोसूंगा, हाँ कोस ले, रोऊंगा, हाँ रो ले, लेकिन कॉपी तो हो गया और होगा। अच्छा प्रोडक्ट बनाया तभी तो कॉपी हो रहा है, और कॉपी होने को रोक पाओगे तो आपको हर बार नया क्रिएट करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ यू मेक योर ऑर्गेनाइजेशंस रेलेवेंट एंड सक्सेसफुल ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? स्ट्रैटेजीज आर कॉन्शियसली कंसिडर, अच्छा सोच समझ के बनाई थी, और सोच समझ के बनाई, और चेंज भी हुई बीच में। तो स्ट्रैटेजी को जब डिफाइन करते हो तो वो बोलते हैं sometimes it's the game plan of the management to have a market position, conduct its operation, attract and please customers, compete successfully and achieve the organizational objective. I repeat, what is a strategy? It is the game plan of the management to do MCA and CA. It is the game plan of the management to do, ये सुनने में बड़ा मजा आता है, ये किसी काम का नहीं है। ऐसे ज्यादा एक्रोनिम्स ज्यादा बना लोगे ना, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, और ये तब काम आता है जब रटा हुआ लिखना हो। ऐसे में टोटल 5 या 6 ही पूरे 8 चैप्टर में बोलूंगा ताकि याद रहे, बाकी सब हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। बट
आप सोचो ना बिजनेस में इस स्ट्रैटेजी को कैसे लगाओगे आप। मैं अगर आपको बोलता हूँ मेरे को एक सूट खरीदना, मेरे घरों में शादी है और मेरे को एक ऑफिस जाने के लिए सूट खरीदना है, विच ब्रांड डू यू रेकमेंड टू मी? चलो, हाँ, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इज रेमंड्स, यस और नो? कितने बच्चों के दिमाग में रेमंड्स आता है पहली बार में? हाँ आता है, ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है सर, रेमंड्स। तो रेमंड्स नहीं बोलने के पैसे दिए आप सर। सूट बनाने की बात और जिक्र होता है ना, दिमाग में याद आता है। सो इट्स द, आज तक रेमंड ने साड़ी क्यों नहीं बनाई? धोती, कुर्ता, लुंगी, प्लाजो, क्यूलॉट्स क्यों नहीं बनाए? गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू हैव अ मार्केट पोजीशन। पता है हम शूटिंग 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 के लिए जाने जाते हैं। बनाने को और भी चीज बना सकता है ना, बनाता भी है, टाविल भी बनाता है, चद्दरें भी बनाता है, लेकिन पहचान कैसे है? गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव अ मार्केट पोजीशन। अमेजॉन नहीं, एमवे, टपरवेयर, ये एमवे टपरवेयर वाले अपने प्रोडक्ट्स को इतने अच्छे से मार्केट करते हैं पर कभी भी किसी दुकान पे नहीं मिलते इनके प्रोडक्ट। आपको मेंबर बनना पड़ेगा या मेंबर से खरीदने पड़ेंगे, और आप उनके मेंबर से, हाँ विद ड्यू रिगार्ड्स, आपके घर में भी होंगे। एक बार पीछे लग जाए कोई, छोड़ता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉटल तो ले ही लो, साइड में एक इनकम चालू हो जाएगी, हमारे मेंबर बन जाओ, डब्बे डब्बियां बेचो। एक आंटी जी को पता लग गया था, मेरी मम्मी की फ्रेंड को, कि मैं पढ़ाता हूँ क्लास में और इतने सारे बच्चे होते हैं। उनने मुझे ऑफर कर दिया, आप भी साइड बिजनेस कर लो, क्लास पढ़ाते पढ़ाते साइड इनकम हो जाएगी। मैंने अच्छा, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री गई भाड़ में मेरी। दीपक मूलचंदानी डब्बे डब्बी वाला। अच्छा वो आंटी, अच्छा ये ना एमवे और टपरवेयर वाले इतने जीवट होते ना, पीछा ही नहीं छोड़ते आपका। अरे घर आ गई, मेरे को कैरियर काउंसलिंग करानी है हमारी एक भतीजी की। मैंने आंटी मेरे पास टाइम नहीं है, आप एकेडमी के काउंटर पे चले जाओ। नहीं नहीं मेरे को आपसे ही मिलना है। घर पे आ गई वो भतीजी भाई, 15 साल की बच्ची। मैंने बेटा कौन सी क्लास में हो? बोले अंकल 9th में। मैं बेटा एंग्री बर्ड्स खेलती हो? क्या खेलती हो? बोले एंग्री बर्ड्स। मैंने ये मोबाइल पकड़ो बेटा खेलो। मैंने, आंटी बोलती मेरे को आपसे मिलना था। क्या काम है? आप 1-2 बार क्लास में मेरे को आने दो ना, मैं क्लास में ना टपरवेयर के डब्बे और एमवे की क्रीम व्रीम अनाउंस करूंगी, फिर आपको मेंबर बना लूंगी, बेचेंगे अपन दोनों, पैसे ही कमाएंगे साथ में, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। मैंने आंटी ये मेहनत करके जो डिग्री लिए है, फिर पता चला मैं बच्चे क्लास लेके निकलूंगा, एक बच्चा आएगा बीच रचना, सर वो ऑरेंज वाले की जगह लाल वाला डब्बा दे दो ना, ये डब्बा डब्बी वाला बना दोगे आप मेरे को? नहीं ऐसा नहीं चलने वाला है। अच्छा इनके लोग ऐसे जीवर्ड कैसी बेचते, वो पता, वो टपरवेयर की बोतल बेचने आता कोई, सर इस बोतल का प्लास्टिक इतना अच्छा है कि 4थे फ्लोर से भी गिर जाए तो टूटेगा नहीं। मैंने कौन फेंका फाकी करता भाई ऐसी? हाँ 2 दिन से तो ऐसे हो रहा है यहाँ पे, पूरे तो स्टील की बोतलें लेके घूम रहे हैं। अच्छा फिर वो बोले इसमें 15 दिन का पानी नहीं खराब होता। मैंने, मैं कौन से रेगिस्तान में हूं 15 दिन में 1 बोतल का पानी पीऊंगा मैं? नहीं हमारा प्लास्टिक अच्छा। मैंने, आप रखो। अरे आपको मालूम नहीं इस प्लास्टिक का लेवल ऐसा है कि अस्पतालों में जो ऑर्गन होते हैं ना ट्रांसप्लांट के, वो भी इसमें जाते हैं। मैंने, इतना बेकार अस्पताल कौन सा जो प्लास्टिक के डब्बों में ऑर्गन लेके घूम रहा है भाई? और एक बात और बताऊं, टपरवेयर में मेंबर सिर्फ महिलाएं हैं। Why should girls have all the fun? हमको भी मेंबरशिप चाहिए। Imagine boys coming and selling each other, डब्बा ले ले डब्बा। It's the game plan of the management to conduct its operations भाई। वो मेरी मम्मी को आंटी थी एक दिन, टपरवेयर की इनकी पहले प्री कोविड पार्टियां होती थी भाई, किट्टी पार्टी।
और वहां जाके महिलाएं एक दूसरे को ऐसा प्रेरित करती कि पूछो मत आप। मैं मम्मी को छोड़ने गया तो आंटी मिली नहीं, तो मैंने रुका, मैं मम्मी से मिलवा तो क्या आंटी आ गए, मम्मी आप बता दो कब लेने आना मुझे वापस इनको, क्योंकि जब तक आप घर में होते हो ना, भले ही आप कितने बड़े हो जाओ, मम्मी को आप दिख गए तो आप ड्राइवर हो। ऐसा कर तुमको लायक समझते कि नहीं घर वाले इतना? सर इसलिए तो ट्यूशन करने हम यहाँ आ जाते हैं। इंदौर शहर के बच्चों की तो ये प्रॉब्लम होगी, घर जाएंगे तो मम्मी बोले ले चलना। कितने बच्चे ड्राइवरी का काम करते हैं मम्मी पापा मम्मी के लिए? करते हो ना? आई हैव बीन डूइंग दिस। तो भाई साहब वो आंटी जी तो मिली नहीं, तो मैं 2 मिनट खड़ा रहा जब तक सेशन चालू हो गया। वो एक उनकी महिला नेत्री ने क्या करा, माइक उठाया, बहनों आत्मनिर्भर बनने का समय आ चुका है, अब यह हमारा समय है। और मैंने बोला ये तो कैसी कैंप वैंप लगी हुई भैया, तैयारी चल रही है यहाँ तो इतने में आप कौन? मैंने वो मेरी मम्मी है। चलो बाहर जाओ। मैंने कब लेने आना है? 1 घंटे बाद। मैं बाहर जाते आते सुना, मैंने आइए हम सब मिलके जयकारा लगाएं, साथ में हाथ बांध लिए सबने। वो बोले हम सब बोलेंगे, चलो बोलो जय टपरवेयर। बोलो मैंने नए देवता का जन्म हुआ भाई। सब मतलब ऐसा प्रेरित कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया उनके जीवन में। एंड यू वॉन्ट इमेजिन दीज थिंग्स हैपन। अच्छा इनके किसी भी दुकान पे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको। सो इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। अच्छा एक बार बताओ, टीवी खरीदने जाओगे पैकिंग देखोगे या टीवी चला के देखोगे? और चॉकलेट खरीदने जाओगे तो खा के थोड़े ना देख पाओगे, तो पैकेजिंग से जो बिकेगा। तो हर बिजनेस का अलग ट्रेट है ना। टीवी है तो डेमो टीवी डालनी पड़ती है। इंडिया में कम से कम 2 लाख डेमो टीवी, छोटी छोटी दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक कि भैया डिस्प्ले की टीवी रख तो हमारी टीवी बिकेगी। गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स। गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू compete सक्सेसफुली, हाउ Jio and Airtel are competing with each other to give you better services. Then last one, game plan of the management to achieve organizational objectives. So what is the strategy? Game plan of the management to MCS ये नहीं पूरा बोलो। Game plan of the management to achieve market position, conduct its operations, compete successfully and achieve। पक्का? आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और मजा और बढ़ेगा। आप जी अरे हाँ मैं भूल गया, रुको 1 मिनट। अरे भाई थमा वो आप लोगों को वो देना भूल गया मैं, एप्लीकेशन और बैच कोड। 1 मिनट वो ले लो। एप्लीकेशन बैच कोड ले लो प्लीज। सबसे पहले तो सारे बच्चे ये रहा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी प्ले स्टोर से, इकोनॉमिक्स फॉर CSCS। और आपको मैं बैच कोड दे दूं, क्योंकि आप जब इसको डाउनलोड करोगे ना तो ऐसा होम पेज खुलेगा। देख लिया सबने? फिर से दिखाऊं क्या? इकोनॉमिक्स फॉर CSCS और वो लोगों में दीपक मूलचंदा ने लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है? इस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वो ऐप का होम पेज कुछ इस प्रकार से एक्ट करेगा। इफ आई रिमेम्बर, इसको तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है रुको। तो बैच कोड आपका ये रहेगा, उसमें CA इंटर, let me open it and show it to you, that will be easy. ये रहा सब स्मॉल, नो स्पेस, नो कैप्स, नो स्पेस, CA इंटर May 23। आप जब होम पेज पे पहुंचोगे तो नीचे आपको ऐसा दिखेगा होम और बैचेस। तो बैचेस में जाओगे
तो जो मेरे फाउंडेशन के बच्चे उनको पुरानी बैच दिखेगी, फिर साइड में एक प्लस दिखता है वहां पे, उस प्लस में वो बैच कोड आपको डालना है, CA इंटर में 23, और आप डालोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा सक्सेस। सक्सेस लिखा हुआ आया, अब आप बैच में जुड़े नहीं हो, अब ये बैच में जोड़ने का काम करेगी अकाउंट्स टीम। दे विल वेरीफाई योर फी रिकॉर्ड एंड देन फाइनली ऐड यू इन द बैच। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। iOS का मैं भेज दूंगा ओम। iOS कौन कौन iOS वाला है, एप्पल वाला? ओके, तो iOS की लिंक मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा आज। iOS का सेपरेट लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर लेना। यश मॉड्यूल के पहले 3 पेजेस मैं कल से मॉड्यूल कनेक्ट करा दूंगा। पहले 3 पेजेस है, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के नाम पर जो बात हुई है, ठीक है? कल से बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे पेजेस अपन। ओके, थैंक यू।